बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त एक तवाना बात सुनी जा रही है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर उससे नथी किया जा रहा है डील के मामलात को, क्योंकि जो कुछ गुफ्तगू फैसल वावडा कर रहे हैं उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो टाइमलाइन बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसा वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा ठिठकी थी इस बात पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो इंटरव्यू जो दे रहे हैं, हमने भी कोशिश की है कि वो हमारे प्रोग्राम में भी आए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग बानी पीटीआई से बहुत करीब तरीन थे और वो उन्होंने अचानक फासला भी इख्तियार किया क्योंकि बानी पीटीआई उनकी बातें नहीं सुन रहे थे और उसी का खुमियाजा आज वो जेल में बैठकर भुगत भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर बंदगरी में दाखिल हो गई है? ये क्या नून लीग के लिए बगले बजाने का वक्त है कि एक पूरी जमात जो है वो बंदगली में है, या फिर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोचने का मुकाम है? क्योंकि आज जो लीडरशिप हमें दिखाई देती है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर की आप बात कर ले, दीगर और लोगों के नाम मैं इसलिए नहीं ले रही कि फिर लोगों को लगेगा कि शायद हम नाम लेके किसी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने पीटीआई में अभी ही देखा है। लेकिन जो पुराने लोग थे, पुराने चेहरे थे, वो पस मंजर में चले गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक खामोश आवाज़ उनकी है बहरहाल मौजूद। लेकिन इसी तनाजुर में एक सवाल ये भी है कि क्या जो पीटीआई का अभी तक कंडक्ट है, यानी अमेरिकी कांग्रेस के जिन लोगों ने खत लिखा है बाइडन इंतजामिया को, उसने फिर एक दफ़ा सवाल उठाना शुरू कर दिए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह की सियासत करना चाहती है इस मुल्क के अंदर। आज मैंने एक इंतहाई अहम शख्सियत से वक्त लिया है, सारी बातें उनके सामने भी रखेंगे, ज़रा उनका तज्जिया भी लेंगे कि वो आज के हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुद्दा देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर सन, इंपॉर्टेंट शख्सियत है इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका सर। इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है आपसे तो हमारी बड़ी मुलाकातें, जब ज़ाहिर है कराची में आप होते थे, बिल्कुल बराबर में हमारे पड़ोस में ही थे आप, तो मुलाकातें रहती थी, बातें रहती थी। लेकिन जब आपके भी करीबी दोस्त ये हमें बताते हैं कि इमरान इस्माइल, फैसल वावडा और दीगर और लोगों के नाम लेकर कि ये खान से करीब तरीन लोग थे और ये मशवरे देते थे कुछ बेहतर हालात के लिए, लेकिन नहीं माने गए। आप समझते हैं कि उसी की पादाश में आज बानी पीटीआई जो है उस सब का खुमियाजा भुगत रहे? आपने भी कुछ समझाया बुझाया था, फैसल वावडा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इमरान खान मशवरा तो करते थे सबसे, ठीक है, और जाहिर है कि एज ए लीडर वो फैसला भी अपना करते थे और सब अपना अपना मशवरा खान साहब को इसी हिसाब से देते थे जो वो सही समझते हैं। ठीक है, बल्कि शायद मेरा ये स्टेटमेंट ठीक ना हो कि सब मशवरा इस तरह का देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग चमचागिरी में भी आगे बढ़ जाते हैं और वो हर चीज को जो सही हो या गलत हो, जो चेयरमैन के मुंह से निकले, इमरान खान साहब के मुंह से निकले, उसी को एंडोर्स करते थे। लेकिन चंद लोग ऐसे थे पीटीआई में जो अपनी बात रखते थे खान साहब के सामने और खान साहब उसको सुनते भी थे। बहरहाल जाहिर है कि लीडर वही है जो एक बड़ा फैसला करे और उन्होंने फैसले अपने किए, उससे हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, उससे हम इत्तेफाक कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि खान साहब इस वजह से जेल में है तो ये मुनासिब नहीं है किसी हद तक। वो इसलिए कि जो फैसले खान साहब ने किए वो सबके बामी सलाह मशवरे से किए और उसमें कुछ लोगों ने मुखालफत की इन फैसलों की, कुछ लोगों ने, क्योंकि हमने पार्टी जब शुरू से बनी ना सना, तो हमने शुरू से ये देखा कि हमारी पार्टी में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जमहूरियत थी। बिल्कुल ठीक है। कई बार इमरान खान के फैसलों को हमारी कोर कमेटी जो है वो रद्द कर देती थी और हम रीथिंक करते थे दूसरी चीज़ों के ऊपर। कई बार खान साहब के फैसलों को हम उनको कायल करते थे इसके ऊपर कि नहीं, ये आपका फैसला ठीक नहीं है, इसको इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। लेकिन लेटर स्टेजेस में फिर ये बात ज़रा कम इस तरह से हो गई थी कि जो दूसरे लोग आ गए थे वो अपनी सियासी वाबस्तगियां या उसको समझते थे कि अगर जितना खान के करीब होना है तो उन्होंने उतनी ज़्यादा खान साहब की, यानी बानी पीटीआई की जितनी हाँ में हाँ मिलानी है, इसको ऐसे कर दें, जितना यस उनकी बात हाँ में हाँ मिलानी है, राइट, वो करीब होते चले गए। लेकिन उनका सर्वाइवल ज्यादा नजर आने लगा फिर। हाँ। लेकिन देखें इमरान इस्माइल साहब, आप तो बहुत ही पुराने लोगों में से हैं। मैं कुछ और लोगों का तस्करा जब करती हूँ तो आपने बिल्कुल जैसे आप समझते हैं ग्रास रूट लेवल पर पीटीआई को देखा। जब कोई पीटीआई को नहीं जानता था, आप लोग इस शहर में उसका नाम लेते थे और हम ही उस वक्त भी एंकर होकर आपका मजाक उड़ाते थे, ये कौन सी जमात और कहाँ
कहाँ और कैसे, लेकिन हालात बदले आपके और आपने ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें भी इंजॉय की जो बिल्कुल ख्वाब लगती थी। लेकिन अब जो पीटीआई है ना इमरान इस्माइल साहब, ये समझ नहीं आता लीडर कौन है, रहनुमा कौन है। खुद आप जैसे लोग बिल्कुल साइडलाइन हो गए, वो चेहरे अब पीटीआई का हिस्सा हैं जिनको मैं तो क्या बड़े बड़े पुराने एंकर्स भी नहीं जानते, वो भी कहते हैं कौन लोग हैं, बहरहाल चले वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्से बखरों में बढ़ चुकी है और मजीद तकसीम हो रही है? देखिए, इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप का बार लेना जो है ना, वो हर एक के बस की बात नहीं है। एक बहुत डिफिकल्ट फेज से पीटीआई गुजर रही है। ठीक है। तो जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं पीटीआई को संभालने की, वो जाहिर है काबिल सताइश है। अच्छा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त कोशिश तो जीरो है। मुझे तो कोई पीटीआई की लीडरशिप में सीरियस नजर नहीं आता कि जो इमरान खान की पॉलिसीज को लेकर चले, या वो चाहता हो कि इमरान, हत्ता के मैं आपको एक बात बताऊं कि आखिरी दिन थे हमारे, ये चंद दिन बाकी थे हमारी गवर्नमेंट टॉपल होने के, तो मैं कई चीज़ों को डेवलप होते देख रहा था। मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया, मैं खान साहब के पास, और मैंने खान साहब को कहा कि इमरान भाई, मैं उनको अकेले में कहता था, वैसे मैं उनको जब से प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हम सर कहते थे उनको। तो मैंने कहा इमरान भाई, आपको एक चीज़ मैं बताऊँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कहना बताओ। मैंने कहा एक जिंदा, पॉपुलर और डिस्क्वालिफाइड इमरान खान आपकी पार्टी की रिक्वायरमेंट है। तो कहने के वो कैसे? मैंने कहा बहुत सारे लोगों का आपकी पार्टी में ख्याल ये है कि आपके होते हुए वो प्राइम सीट तक, यानी प्राइम मिनिस्टर तक या किसी और बड़ी कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लिहाजा आपका जिंदा होना जरूरी है, आपका पॉपुलर होना जरूरी है, और आपका डिस्क्वालीफाई होना जरूरी है। आई सी दिस हैपनिंग अराउंड अस के ये इस तरह की सोच चल रही है। तो ही वॉज लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ऑब्जर्वेशन तुम्हारी ठीक है, मैंने भी ऐसी चीज़ फील की है। सो मैं अब आपको अगेन आई एम ब्रिंगिंग बैक टू यू, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है, दे आर एंजॉयिंग लाइफ। इमरान खान बीइंग इन प्रेजेंट, अगर जितना इमरान खान जेल में है, बाहर मौज लगी हुई है। आप मुझे बताएं, सेनेट में बिल पास हो रहा है 26वीं तरमीम का, वहाँ पर एक हंगामा लगा हुआ है, पीटीआई उसके खिलाफ है, फलाना हो रहा है, ढिंगा हो रहा है। जो सेनेट के जो लीडर ऑपोजिशन है, उनका पता ही नहीं कि वो कहाँ है। हाँ। अब हम देख रहे हैं कि जी डी चौक पे जलसा करना है, और डी चौक पे पीटीआई की लीडरशिप भी गायब है वहाँ से। वो बिल्कुल लीडरशिप गायब है जी। वो कहते हैं कि बाकायदा ट्वीट किया गया कि जी हमने मसलहतन लीडरशिप को वहाँ आने से रोका है क्योंकि वो अरेस्ट हो जाएंगी, तो लिहाजा हमने अवाम को, अभी अवाम को आपने बुला लिया। ये कोई आप कमाल बात करें कि अवाम रिस्पॉन्ड करे, लेकिन मैं क्योंकि लीडर हूँ लिहाजा मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। तो ये कौन सी लीडरशिप है? ये वर्क फ्रॉम होम वाला एनवायरनमेंट पीटीआई में इस वक्त सरायत कर चुका है। पीटीआई में ज़्यादातर इस वक्त जो है वो टिकटॉकर्स जो है वो पीटीआई को चला रहे हैं, या वर्क फ्रॉम होम वाले चला रहे हैं। ये पता नहीं खान साहब को क्या जेल में जाके कहानियां सुनाते होंगे, लेकिन इट्स अ वेरी सैड स्टोरी कि पीटीआई इस वक्त लीडरलेस है। जिस तरह से आपने पूरा एनालाइज किया है ना इमरान इस्माइल साहब, मैं इससे 100% एग्री इसलिए करती हूँ क्योंकि सिचुएशन यही नजर आ रही है। सरफेस पर इसी तरह से काम हो रहा है, यानी बातें कुछ लोग और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, और बानी पीटीआई जो है वो 5-5 दिन बताया जाता है कि बगैर रोशनी के बैठे रहते हैं जेल में और इंतजार करते रहते हैं। अब ये मुझे फरमाइएगा इमरान इस्माइल साहब कि इस सिनारियो में हमने देखा कि एक टाइमलाइन आप ही के साथी फैसल बावडा देते रहे। उन्होंने कहा कि कल देखिएगा बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो जाएंगी, उसके अगले 2 दिन में आप देखेंगे उनकी बहनें भी रिहा हो जाएंगी, और फिर यहीं तक ये खुशियां होंगी, ये आगे नहीं बढ़ेंगी। उसका मकसद क्लियर ये है शायद कि खान साहब जो हैं उनके बाहर आने की कोई आस ना लगाएं, बस इन्हीं खुशियों में खुश हो जाए। आपको क्या लगता है कि क्या वो एक्सरसाइज हो रही है खान को बाहर लाने की, या ये यहीं तक ही है स्ट्रगल? Why you are smiling? देखिए, मुझे तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि फैसल वाडा सियासी आदमी है कि रूहानी पेशवा है। तो वो जो पेशेंट गोई करते हैं वो ठीक हो जाती है, सारा कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, डेट और टाइम के हिसाब से बता रहा है आजकल। तो मैंने आज उसको मैसेज किया फैसल वाडा को, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा पीर साहब आपका आस्ताना किधर है वो बता दें, हम भी हाजिरी देते हैं। सही बात है, आस्ताना वास्ताना ना खोल ले फैसल वाडा, जिस तरह चल रहा है मामला। देखें कोई गद्दी नशीन हो वहाँ पे कुछ तो देखा जाएगा। मैं ये कह रहा था कि जी नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें इमरान खान
जेल से बाहर आएंगे ज़रूर, अपने मुकदमात को लड़ना चाहते हैं, उन्होंने कभी इससे भागने की कोशिश नहीं की और वो उनके मुकदमात मोस्टली जो है वो फिक्टिशियस भी हैं उसके अंदर, और जो जिस मुकदमात में थोड़ा बहुत वजन भी होगा उसको वो ज़रूर फेस करेंगे और वो मुकदमा लड़के आएंगे, वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में बाहर नहीं आएंगे। अच्छा। ये तो मैं इतना तो इमरान खान को जानता हूँ, वल्लाह आलम कि अब ये इधर की जो बातें, ये क्योंकि जो फैसल ऑर्डर जो प्रेडिक्शन कर देते हैं पहले से, वो बता देते हैं कि जी फलानी तारीख को बीबी बाहर आ जाएंगी, फिर फलानी तारीख को बहनें बाहर आ जाएंगी, फिर फलानी तारीख को खान साहब को इजाज़त मिल जाएगी लोगों से मिलने की। ये अपेरेंटली तो ये इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज आई एम नॉट अ बिलीवर ऑन द अदर थिंग्स, लेकिन ये आई डोंट नो कि किस तरह चलता है मामला। ओके, लेकिन इमरान इस्माइल साहब अब देखें, कुछ चीजें जो हैं वो आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। अगर बुशरा बीबी बाहर आई हैं इस्लामाबाद यानी बनी गाला, वो नहीं रुकी हैं, वो सीधी पेशावर गई हैं, वहां उन्होंने कमेटी के इजलास, जो सियासी कमेटीज और बाकी सारे लोग थे उनसे उन्होंने मीटिंग्स भी रखवाई हैं और वो उनसे मुलाकातें कर रही हैं। आप क्या समझ सकते हैं कि इन हालात में, जबकि कोई पीटीआई का फेस नहीं है, बुशरा बीबी किसी भी कैपेसिटी में लीड कर सकती हैं पार्टी को और लोग उनको ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ इमरान खान के अलावा कोई भी पीटीआई में काबिल कबूल नहीं होगा एज ए लीडर। तो और हेल्प करने के लिए तो कोई भी, ज़ाहिर है कि जब तक खान साहब जेल में हैं तो कोई भी, चाहे बुशरा बीबी हो या और कोई हो, वो लीड ले सकता है और वो पार्टी को एक डायरेक्शन पे ले जा सकता है। बुशरा बीबी इस वक्त मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है इमरान खान साहब की, तो मुमकिन है कि वहाँ से कोई डायरेक्शन आई हो। लेकिन जहाँ तक पार्टी का लीडर बनने की बात है, पार्टी का लीडर इमरान खान ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई लीडर बन नहीं सकता। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, जब आप ये बात कहते हैं तो फिर हम ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब के भी केसेस वगैरह का सिलसिला चल रहा है, उधर से भी कोई खबर तो आ नहीं रही है, लेकिन आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कितना अरसा लग सकता है इन सारे मामलात का, या आपको लगता है कि ये लिंगर ऑन किए जाएंगे केसेस, मजीद जो है बानी पीटीआई जो है उनके बाहर आने के रास्ते मुश्किल आपको नजर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं डील या बैकडोर जो है बातचीत का आगाज हो रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखिए, Not on his मैं आपको direction, एक बात but some बताऊं other कि शाह महमूद कुरैशी इज इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो इतने अरसे से जेल में हैं, ना पीटीआई का कोई लीडर उनसे मिलने जाता है, ना उनके बारे में बात होती है, ना उनको सराहा जाता है, ना उनका जिक्र होता है, जलसे जुलूस रैलियों में शाह महमूद कुरैशी का जिक्र तक नहीं होता, ना उनसे कोई एडवाइस ली जाती है, वाइस चेयरमैन है पार्टी का। लेकिन उसके अलावा जो लोग जेल में हैं उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, हर एक को अपने नंबर बनाने सिर्फ इमरान खान से मिलने जाना है, बाकी सब का कोई मसला नहीं है। इजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा है, बेगम यास्मीन राशिद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अंदर हैं, कोई नहीं उनके साथ पुरसाने हाल है उनका। तो शाह महमूद कुरैशी का भी जो उनके बेटे वाला मामला हुआ उससे और ज्यादा उनको झटका लगा होगा। आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम कि वो इतना पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ खड़े रहे और इतना उनको वो जो ड्यू वो था उनकी रिस्पेक्ट वो पीटीआई के बाहर जो लीडरशिप है वो नहीं दे सकी। इमरान खान ने तो उनको बहरहाल वाइस चेयरमैन भी बनाया और फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया और अपने से करीब भी रखा हमेशा मशावरत में। तो ये तो शाह महमूद की बात है। दूसरी आप क्या सवाल पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि डायरेक्टली ज़ाहिर बानी पीटीआई तो इसके इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे कि आप जाएं और बात करें, लेकिन क्या कहीं किसी पर्सनल कैपेसिटी में ये काम हो रहा है फॉर द बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत अगर हम बात करें? मुझे लगता नहीं है। देखें, इमरान खान वो शख्स है जो पेट में कोई चीज रख ही नहीं सकता। उन्होंने अवाम में आके बात आनी ही बतानी है, बात चाहे वो जितनी भी वो सीक्रेट होना, उन्होंने जाके अवाम में बता देना कि ये बात हो रही। इमरान खान ने जिस वक्त बात करनी थी उन्होंने ये बात खुली कही कि जी मुझे बात करनी है मुक़्तदर इदारों से या फौज के सरबराह से मैं बात करना चाहता हूँ। और ये बात कई बार उन्होंने खुद रिपीट की कि बात होगी तो उनसे होगी, इनसे बात नहीं होगी। तो जब भी बात होगी, इमरान खान जब भी बात करेंगे या वाइस वर्सा वो लोग जब भी बात करना चाहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये बात ना छुपेगी ना कोई छुपाने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई खुफिया डील या कोई बातचीत चल रही है। और डील अब 1 साल जेल में रहने के बाद करनी है तो ये होगा नहीं। बहुत फेयर एनालिसिस पहले कर लेते हुए डील जी। आई अप्रिशिएट बिकॉज यही आप जो बता रहे हैं, जो नेचर है बानी पीटीआई की वो यही है कि वो सारी चीजें बड़ी ओपन हार्टेडली सबको बता देते हैं। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि इमरान इस्माइल साहब ये फरमाए ना कि कोई आपने मुलाकात की अर्जी डाली हुई है या आप कोई मुलाकात चाहते हैं उनसे, या आप कह रहे हैं कि अभी जो कर रहे हैं उन्हीं को ही करने दो, जब हमारा वक्त आएगा तो हम भी कर ही लेंगे मुलाकात?
नहीं, मेरी ख्वाहिश है उनसे मिलने की, और जब भी उन्होंने बुलाना चाहा तो ज़रूर जाऊंगा। लेकिन ये इस वक्त जिन लोगों ने एक क्लोज सर्कल बनाया हुआ है जेल में, वही 3, 4, 5 लोग जाते हैं, तो ये लोग तो हमें जाहिर है कि इनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि हमसे मुलाकात हो खान साहब की। लेकिन बहरहाल ये कब तक उसको रोक सकेंगे, वो कब तक रोकेगी मुलाकात, उसको देखेंगे। लेकिन जब भी मौका मिला और कोई चीज़ हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा मिलने। मेरे खान साहब से मेरी 1993 से मरासिम है। मैंने वर्ल्ड कप के इमीडिएट बाद उनको ज्वाइन किया था फॉर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, और उसके बाद से मैं PTI बनाने वालों में भी साथ था। फिर हमने झंडे भी लगाए, कुर्सियां भी लगाई, मारे भी खाई, फिर ऐवान इक़्तिदार भी देखे। मेरी दोस्ती है। लेकिन इमरान इस्माइल साहब देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है और ये लोगों को मालूम भी है। लेकिन जो आज PTI के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं, जब बानी PTI पे जरा सा बुरा वक्त आया तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार की और सबने साइड पकड़ ली, और अब ये हालात को कुछ हवाओं का रुख बदलता हुआ देखकर वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। इसको कैसे कॉमेंट कीजिएगा? देखिए, ये तो बेचारे वो लोग हैं ना जिन्होंने कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं देखा था कि ये इस जगह पहुंचेंगे, और अभी भी इनको खतरा हम जैसे लोगों से ये है कि अगर ये वापस आ गए तो हमारा क्या होगा, लिहाजा ये रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ इमरान खान के मुंह से सुनना है, वो उसी का फैसला होगा। हमें सिर्फ उनके मुंह से सुनना है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या ये लोग कबूल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी उनके साथ लगाई या नहीं, हमने किस मजबूरी में छोड़ा, हमारे साथ क्या हुआ। हमारी कहानी तो अभी बाहर आई नहीं, वो जब कहानी हमारी खुलेगी, बात होगी, खान साहब के साथ होगी, सब अवाम के सामने बात आएगी, तब देखेंगे। लेकिन अभी इन लोगों ने तो ये जो हमारे ऊपर बात करते हैं, इन्होंने तो एक दिन भी जेल नहीं देखी, ये एक दिन के लिए वहाँ अरेस्ट नहीं हुए, ये थाने कचहरी से डरते हैं। ये बेचारे क्या हमें बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, जो हमें ले गए थे 10-10, 15-15 दिन, फिर हमारे साथ क्या हुआ। इन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, ये कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। ये तो बेचारे किसी काबिल नहीं है, कभी सामने बैठे तो बात हो जाएगी इनके साथ भी। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, जब इस आर्गुमेंट पे मैं आती हूँ तो जरा थोड़ा सा पीछे कल ही की बात है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस बन गए हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस आपके दौर में आया, फिर एक खास किस्म का नैरेटिव उनके हवाले से आपकी जमात का है। आपने बाय एंड लार्ज कैसा देखा उनका पूरा टेन्योर, और फिर साथ साथ जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस सियाया, आप समझते हैं कि उनके साथ तवक्कात कैसी हो सकती हैं, कितना फील फ्री समझेगी PTI उनके साथ फैसलों में या उनके फैसलों को? देखिए, एक तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता ही होगा कि पाकिस्तान में तो रिटायर्ड जैसे ही बंदा होता है तो उसकी वक़्त ही ख़त्म हो जाती है, और हर आदमी जो है वो उसको गाली देना शुरू कर देता है। ये एक अजीब ट्रेंड है हमारे मुल्क में, हम किसी को इज्जत से रुखसत ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह। लेकिन अगर स्पेसिफिकली काजी फायज ईसा की बात देखें तो काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस आया था वो PTI तो नहीं लाना चाहती थी। फवाद चौधरी ने तो बाकायदा इसके ऊपर एक बड़ी बहस की थी, रेजिस्टेंस दी थी कि नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से ऐसा कोई काम। अच्छा। मगर जाहिर है कि वो जनरल बफैज की और उनके जो लॉ मिनिस्टर थे फरूक नसीम, उनकी ख्वाहिशत थी और उन्होंने वहीं से काम करवाया उसका। और फायज ईसा ने अपना पूरा टेन्योर सिवाय PTI से रिवेंज लेने के और कोई काम नहीं किया। तो मैं नहीं समझता कि इज अ पॉपुलर जज या रिटायर होकर कोई बड़ी इज्जत उन्होंने कमाई होगी। जाहिर है मैं अपनी जो आप बात की है उस वापस कमिंग बैक टू दैट थिंग कि रिटायर होने के बाद तो हर कोई गाली दे लेता है, लेकिन ये लेकिन एक कंडक्ट जो लेगेसी छोड़ के जाता है कोई भी शख्स, गवर्नर साहब जो भी शख्स लेगेसी छोड़कर जाता है उस पर बात तो होती है ना। आप एक गवर्नर रहे, आपकी लेगेसी पर बात होगी, कोई साबिक चीफ जस्टिस है, साबिक जर्नैल है, तो उनकी लेगेसी पे तो बात होगी ना कि वो क्या छोड़ कर गए, उनका कंडक्ट कैसा रहा। बिल्कुल, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वो जज हैं जिन्होंने अपने टेन्योर में भी लोगों से बुरा भला अपने बारे में सुना, और अब रिटायर होने के बाद तो और ज्यादा सुनेंगे। और जहाँ तक जस्टिस अफरीदी की बात है तो ब्रॉडली मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन ब्रॉडली ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड और अपने फील्ड में समझा जाता है कि वो एक बड़ा नाम है। जस्टिस मंसूर भी एक बड़ा नाम है और जस्टिस मुनीब भी, सारे अच्छे जजेस हैं इस वक्त फॉर्चुनेटली। तो आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा कि कौन चीफ
चीफ जस्टिस बना, लेकिन जस्टिस साहब जो हैं जस्टिस अफरीदी साहब, इनसे उम्मीदें बड़ी वाबस्ता हैं कि ये इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करेंगे। ओके, इमरान इस्माइल साहब, बड़ी बात होती है उस खत की जो बड़ा जुबान ज़दे आम रहा, जो बानी पीटीआई ने एक जलसे में लहराया और बताया कि अमेरिकन जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट को टॉपल करवा रहे हैं। फिर अभी जो गुज़िश्ता रोज़, मेरा ख्याल है 2 रोज़ पहले की खबर है कि अमेरिकन कांग्रेस के लगभग 60 लोगों ने एक खत बाइडेन इंतजामिया को लिखा कि वहाँ पर एक शख्स है जो असीर है, उसको निकलवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, जिसके जवाब में दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में किसी की भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्या लॉबिंग हो रही है वहाँ पर, जो कि हमेशा होती है और हर पॉलिटिकल जमात जो है वो कोशिश करती है अमेरिका में, ये उसी तरह की एक चीज़ है या वाकईतन कोई आपको लगता है कि इससे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं कोई चीज़ वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर है कि लॉबिंग तो होती है। पावर सेंटर इस वक्त अमेरिका है, सारी दुनिया में वो इंटरफेयर करते हैं, हर जगह पे उनके मामलात होते हैं, तो वहाँ से प्रेशर आता तो है। और जाहिर है कि लॉबिंग भी हो रही होगी, अप्रोच भी किया जा रहा होगा सेनेटर्स को। ऐसा तो नहीं होगा कि एक रात 60 सेनेटर्स होके उठे और सुबह उनको ख्याल आया कि हम साइन कर देते हैं। कुछ ना कुछ लॉबिंग होगी, इसके पीछे लोग काम कर रहे होंगे, पार्टियों के लोग करते हैं, आई एम श्योर काम हो रहा होगा इसके पीछे। अच्छा, एक सवाल आया है इमरान इस्माइल साहब के बानी पीटीआई जेल से हिदायत जारी करते हैं कि भाई जलसे करो, जुलूस करो, लोगों को एंगेज करो, और जो बाहर वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई हम अंदर जाते हैं तो अंदर से ये इस तरह की हमें हिदायत मिलती हैं, हम तो बाज आए, हम नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इस वक्त पार्टी में जलसे जुलूस करने की सियासत जो है वो हो सकती है? कैपेसिटी किसकी है? अली अमीन गंडापुर का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी हैं और वो बड़े हाईलाइटेड रहते हैं इस सारे मामले में। आपको लगता है कि क्या बानी पीटीआई इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू अवाम में मकबूल होना चाहते हैं, या फिर जो बाहर लीडरशिप मौजूद है जैसी तैसी भी है वो कैपेसिटी नहीं रखती लोगों को गैदर करने की? देखिए, अगर इमरान खान की आप बात करें तो मैं तो बगैर किसी से सुने ये कह सकता हूं कि इमरान खान की स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि वो आवाम को अप्रोच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गैलोनाइज करें, पब्लिक को मोबिलाइज करें और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, बिकॉज ही इज़ वन पर्सन हु रियली वांट्स टू बी सीन इन पब्लिक, जो पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन अपना रखना चाहता है, और वो उसमें अपना कंफर्ट भी ढूंढते हैं और अपनी ताकत भी वहीं से ड्राइव करते हैं। एक पॉलिटिकल आदमी की ताकत अवाम ही है ना, वो वहाँ से ड्राइव करते हैं। लेकिन इमरान खान की जो मैंने आपको पहले भी कहा, जो लीडरशिप है वो इस वक्त जो लीडरशिप बाहर है वो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो डरी हुई है, वो पब्लिक में नहीं आना चाहते, वो जलसे जुलूस रैली नहीं करना चाहते। इन्होंने कभी ये उससे हुकूमत से, इस थर्ड क्लास हुकूमत से डरे हुए जो खुद फॉर्म 47 पे बैठी हुए, इनके अपने पैर नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने कभी अडियाला जेल के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश नहीं की। 1 साल हो गया, बस एक पोस्टर निकाल देते हैं, वी विल फाइट। ओ भाई, कब वी विल फाइट? वो 1 साल से जेल में पड़ा हुआ है, आपका लीडर, आपके लोग अंदर जेल में पड़े हुए हैं, अब वी विल फाइट कब? घर से निकलते नहीं है वो, अब आवाम में आने से डरते हैं कि जी मुझे वहाँ अरेस्ट कर लेंगे, लिहाजा मैं वहाँ नहीं आ रहा। तो ये लीडरशिप नहीं ना डिलीवर कर सकती। आई डोंट थिंक दे कैन डिलीवर। वेल, थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने वक्त इमरान इस्माइल हमसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं जो मौजूदा लीडरशिप पीटीआई की आपको दिखाई देती है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये उस तरह से शायद नहीं सामने आ सकती जैसा कि बानी पीटीआई चाहते होंगे या जिस तरह से वो अवाम में एंगेजमेंट्स चाहते हैं। बहरहाल एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और दावा है और वो दावा है इजराइल का ईरान पर हमला करने का। ये क्यों दावा कर रहा है इजराइल, और ईरान कह रहा है कि इसका हम जवाब देंगे, लेकिन इजराइल का ये दावा झूठा है और ये दावा करने के बाद वो अपने मीडिया को भी कह रहा है कि आप यही दिखाएं। तो हकायक क्या है, जरा इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा कि ज़रा ये बात कर लें कि इजराइल दावा कर रहा है अपने मीडिया पर, जो भी उनके नशरियाती इदारे हैं उसकी जानिब से, कि हमने ईरान पर रात को हमला किया। अब कुछ फुटेजेस जब मैं भी ज़ाहिर रात के बाद जब सुबह हुई यहाँ देखा कि क्या चीज़ें चल रही हैं तो हमारी भी जो पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस थी उसमें भी ये बात आ रही थी। जो इजरायली फ़ौजी तर्जुमान है डैनियल हगारी, उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन कोई 100 तैयारे जो हैं वो ईरान
ईरान के 20 मकामात पर दागे हैं और हमने जो है वो बदला ले लिया है, जो शायद पहले हमने देखा था कि ईरान ने रिटेलिएशन में किया था। अब सवाल बड़ा सादा सा ये है कि अगर इजराइल ने हमला किया है तो ईरान मान लेगा कि हाँ भाई इन्होंने हमला किया। ईरान कह रहा है कि इस तरह से हमला नहीं हुआ और हम भी महफूज रखते हैं अपना हक, सही वक्त पर हम भी हमले का जवाब देंगे। तशवीश उस वक्त ज्यादा मेरी इसलिए बढ़ी कि जब व्हाइट हाउस की जानिब से ये पैगाम आया कि अगर ईरान ने बदला दोबारा लिया या किसी तरह से दोबारा कोई भी जवाब दिया इजराइल को तो उसके नताइज उसको भुगतने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि अगर हमला हुआ है तो ईरान मान क्यों नहीं रहा और इजराइल इस पर क्यों मिसर है कि उसने हमला किया है, और उसका जवाब देने की जब बात की जा रही है तो इसका मकसद है कि इजराइल ने हमला किया। हकायक क्या है, माहिर उमूर मशरिक वस्ता नासिर शिराजी को मैंने ज़हमत दी है, उनसे जरा बात करेंगे। नासिर साहब थैंक यू वेरी मच सर। नासिर शिराजी साहब, ये जो रात गए खबर आई कि हमला हुआ हमला नहीं हुआ, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ फुटेजेस आई जिसमें हमने देखा कि वो बारूद उड़ रहा है और पूरा ज़ाहिर धुआं धुआं थी, बिल्डिंग्स और मकामात भी दिखाए गए, कुछ जगहों के नाम भी सामने आए। क्या हुआ कि वाकईतन क्या इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, किया है या नहीं? जी शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इसराइल ने क्या कहा था। इसराइल ने कहा था कि हम ईरान को एक क्रशिंग रेस्पॉन्स देंगे जो बहुत पेनफुल और डिवास्टेटिंग होगा और जिसके नतीजे में ईरान के लिए इररिपेरेबल लॉस होगा। ये बात उनके प्राइम मिनिस्टर ने कही और उनके बाहर कैबिनेट्स ने कही। अब हम तो उस तनाजर के अंदर, और दूसरा आपके लिए होता है प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स, कि अगर आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये आप इनिशिएट नहीं कर रहे, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ईरानी मिसाइल अटैक्स को, तो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और आप भी समझती पाकिस्तान के अंदर जलसे और पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कंपटीशन करती हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि उस इलाके में, जिस इलाके में वो जलसा कर रही हैं, उससे पहले जो जलसा हुआ उससे बड़ा नहीं होगा तो उनकी हवा उखड़ जाएगी, या उस पीरियड के अंदर उससे बड़ा जलसा हो जाए और वो उसके बाद जलसा करें और वो बहुत छोटा रहे तो वो समझें कि वो अपनी प्रेस्टीज को अपने हाथों से तबाह कर देते हैं। अब मैं इसको इसराइल के ऊपर बाइंडिंग तो ये है कि वो उसके साथ मैच करता हो जो ईरान ने 180 मिसाइल हाइपरसोनिक दागे और उसके नतीजे में इसराइल का कैपिटल और दीगर इलाके सारी दुनिया ने लाइव देखा। इत्तफाक उस वक्त 2-3 चैनल्स के ऊपर लाइव था, उनमें से एक आपका चैनल था, और आज सुबह भी इत्तफाक से जिसके ऊपर मैं लाइव था, दूसरा चैनल जो है वो आपका जीटीवी था, और चीजें बिल्कुल लाइव हो रही थी और मुझे बड़ी क्योंकि उस दिन मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, चूंकि लाइव दिखा रहा था, लेकिन मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, कोई स्टफ तो आखिर मैं लेके आऊं कि वो क्या स्टफ है, वो क्या अटैक है। अच्छा। तो अमली तौर ये बिल्कुल क्लियर है, इसराइल के पास आपके इल्म है कि बहुत सारी आप कह लें कि टेक्नोलॉजिकल वो एडवांसमेंट है, तो उनके लिए बड़ा जरूरी था कि वो दिखाते कि ये लाइव अटैक है, ये ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट हैं और ये हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो कोई चीज पास दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। तो एक तो बहुत वाज़ेह तौर पे हमें समझ लेना चाहिए कि ये इसराइल एक्सपोज हो गया है और इसराइल ने आइंदा के लिए ईरान को ऐसी जगह पर लाखड़ा कर दिया है कि अब ईरान के लिए बहुत आसान हो गया है कि ईरान जो है वो अटैक करे। उन्हें इसराइल की मैक्सिमम कैपेसिटी का पता चल गया है, क्योंकि इसराइल ने उससे ऊपर की उसके ऊपर बाइंडिंग थी, वो नहीं कर सका है। और ये भी आपके इल्म में रहे कि जो मैंने डाटा तेहरान से भी लिया, फिर मैंने इराक में बात की, ईरान की सरजमीन के अंदर कोई इसराइली प्लेन जो है वो दाखिल नहीं हुआ है। और ये सारा जो है वो इराक की सरजमीन से उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो दागे हैं। अच्छा। और वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन भी नहीं हुई है। चौथी बात ये है कि जो अभी आपने कहा कि उसने कहा जी मैं 100 जहाज निकल, बस 100 जहाज आखिर कहाँ गए? वो टाफियां बांटने गए थे, वो कोई मसल क्या करने गए थे? मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त इसराइल में भी और अरब वर्ल्ड के अंदर भी मीम्स बन रही हैं। खुद इसराइल में सबसे ज्यादा मीम्स रहते बन रही हैं, और अरब वर्ल्ड के अंदर जो टॉप मीम है वो ये है कि इससे ज्यादा तो आतिशबाजी हमारे यहाँ शादियों के ऊपर होती है। माजरत के साथ मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं फौरन आती हूँ और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि अगर ये हकीकत पर मबनी नहीं है तो फिर इस प्रोपेगेंडे के पीछे मकसद क्या है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मेरे साथ नासिर शराजी साहब मौजूद हैं, माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता। उनसे मैंने सवाल किया कि जो इजराइल इस वक्त ये प्रोपेगेंडा दे रहा है पूरी दुनिया को कि एक बड़ी स्ट्राइक जो है उसने ईरान की जानिब की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ जगहों के नासिर शराजी साहब नाम भी लिए। एक तो आपके हमनामी जगह है शिराज, ईरान का शहर है, फिर उन्होंने कहा तेहरान, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, फिर ऑयल रिफाइनरीज। तो अगर इतनी सारी चीज़ों का उन्होंने बैक वक्त नाम भी लिया और फिर ये सारा प्रोपेगेंडा है अगर, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्यों कर रहा है ये प्रोपेगेंडा इजराइल? बहुत वाज़ेह तौर पे ये है कि वो अपने फेलियर को कहीं ना कहीं ओवरकम करना चाह रहे हैं। अच्छा, उनके पास उसके लिए कोई भी मौजूद नहीं है और वो ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि अब उनके पास इस एस्केलेशन को आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं है। देखिए, आपको ये समझने है कि इसराइल की वल्नरेबिलिटी क्या है। इसराइल एक टाइनी स्टेट है जिसकी मिनिमम जो विड्थ है वो जस्ट 9 मील है, 9.5 माइल, ठीक सर। और जिस विड्थ जो है वो 85 है। अब ये इतना छोटा सा जिसमें कोई टेरेन, ऐसी माउंटेनियस टेरेन नहीं है, जिसमें कोई चीज नहीं है, जिसका एक एक इंच जो है वो ईरान के लिए एक्सपोज्ड है। 2 मरतबा उनके जो ड्रोन्स हैं वो उन्होंने उसकी ईच एंड एवरी इंच की वीडियो फुटेज जारी करके उसके अंदर हत्ता एक छोटे से स्टोरेज को भी इंडिकेट किया हुआ कि ये वो है। अब ईरान जो है वो एक जियोग्राफिकल डेप्थ रखने वाला कंट्री है, इतना बड़ा उसका साइज है, उसका एक एक बॉर्डर हजार किलोमीटर के ऊपर मुहित है। उसका जो नेचुरल बैरियर्स हैं जो कुदरत ने उसको डिफेंस प्रोवाइड कर दिया वो बहुत ज्यादा है, माउंटेनियस टेरेन है उसके जो ज्यादातर स्ट्रेटेजिक एसेट है वो अंडरग्राउंड है या फिर उन पहाड़ों के अंदर जो है वो है, उनको बाहर से हिट नहीं किया जा सकता है। तो अब क्या करे, मसलन इसराइल के ऊपर एक प्रेशर भी है कि आपकी मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी खत्म हो गई, आपका जो एक पावर की सिंबल थी आपका डिफेंस सिस्टम वो तो शैटर हो गया, पारा होते लोगों ने देख लिया और ईरानी मिसाइलों ने डायरेक्ट हिट को मैनेज की। आप अपने मैक्सिमम के ऊपर जो है खुद को डिफेंड नहीं कर सकते थे, तो अब क्या करें मसलन? तो उसके लिए उनको एक वे आउट दिया, अमेरिका उसके साथ एक्म्प्लिस है। 2 चीजें उन्होंने प्रोवाइड की हैं। एक, उन्होंने इनको प्रोवाइड किया है थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक्नॉलेजमेंट है इसराइल के अंदर करंट जो प्रिवेलिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो तो फेल्ड है, लिहाजा अब आपने इंपोर्ट किया है अमेरिका की तरफ से, तो वो भी फेल होगा चूंकि उसकी स्पीड जो है वो 8 mAh है और जो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल है उनकी स्पीड जो है वो आवाज की रफ्तार से 16 गुना है, यानी 18 mAh है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीबीसी की टॉप स्टोरी है, 400 सेकंड फ्रॉम तेहरान टू तल अवीव। फिर हम आते हैं कि अब ये जो उन्होंने अटैक किया, ये अटैक अब इतना मिनिमल है, इतना इग्नोरेबल है कि अगर फर्ज करें कि उनके पास इसकी अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इनको रास्ते के अंदर जो फ्यूलिंग है वो अमेरिका ने प्रोवाइड की, क्योंकि अगर ये मिसाइल अटैक करते तो ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको रोक सकता था बॉर्डर्स के ऊपर ही। लिहाजा ये चाह रहे थे कि ये सरफेस, एयर टू सरफेस जो है वो करें, और उसके लिए इन्हें जो है वो इराक या नेबरिंग कंट्रीज के अंदर आना पड़ता था थ्रू एयरफोर्स भी इनकी आना और जाना 2000 किलोमीटर है, उनके लिए मुमकिन नहीं था अगर रास्ते में रिफ्यूलिंग ना हो। ये भी वल्नरेबिलिटी, चूंकि ईरान का टोटल डिफेंस सिस्टम इंडिजिनस है और इनका जितना सिस्टम है वो इस वक्त जो है वो इंपोर्टेड है और वो कंटिन्यूसली उसकी इवन सप्लाई चेन बरकरार रखना नामुमकिन है। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि झूठ के सहारे अपने आप को किसी तरीके से जस्टिफाई कराएं। अजीब सरप्राइजिंग है, मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त लाइव देख रहा था, तेहरान में लोग छतों पे चढ़ के मिसाइल ढूंढ रहे थे कहां है, और साइमल्टेनियसली यहां से इसराइल से नेतन्याहू और उसकी वार कैबिनेट जो है वो शेल्टर के अंदर बंकर के तो जो ऑर्डर दिया हुआ था और वो प्रैक्टिकली सारे लोग बंकर के अंदर थे। ये सिचुएशन थी कि जो अटैकर है वो बैंक के अंदर है और जिनके ऊपर अटैक हो रहा है वो छत के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं कि वेयर आर द मिसाइल्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है नासिर शराजी साहब। देखिए ये तो बहुत सही है, वो काउंटर है जो आप बता रहे हैं और हमारे पास भी जो हमने भी देख रही थी वीडियो, मैं खुद हैरान हो रही थी कहाँ फट रहे हैं जाकर, कौन गिर रहा है, किसकी फुटेज है और कौन सी पुरानी फुटेज जो है उसको रिलेट किया जा रहा है। बहरहाल, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट जो बात की जा रही है उसको भी अगर हम समझें कि अभी तक जो इजराइल ने जो बड़े ज़ाहिर टारगेट अचीव किए हैं, अगर आप देखना शुरू करें इस्माइल हानिया से पहले से भी अगर हम बात करें, लेकिन इस्माइल हानिया से लेकर सनवार साहब तक की शहादत और फिर उससे रिलेटेड आगे भी हमने शहादतें देखी हैं, तो बड़े टारगेट्स जो हैं वो इजराइल ने अपने अचीव किए हैं। ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। अगर हम ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि वहां वो फेल है, तो एक जगह में दिखाई दे रहा है कि वो बहुत तेजी से अपने टारगेट्स की जानिब भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात, आपने लेवल प्लेइंग ग्राउंड दिया है। मैं आपको इसको और सादा तरीके से करता हूँ। इसराइल का मुकाबला किसके साथ है? हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह स्टेट है? नहीं। इसराइल का
मुकाबला किसके साथ है? हमास। हमास क्या है? एक मुजामती ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास एयरफोर्स नहीं है, जिनके पास टैंक्स नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। ये इसके बावजूद सिचुएशन ये है कि आप अपनी सुपीरियरिटी कहते हैं कि हमारी जो है वो एयर डिफेंस में सुपीरियरिटी है। क्या रोजाना की बुनियाद पे तमाम अखबारात, अभी आप यरूशलेम पोस्ट उठाएं, इसराइल टाइम उठाएं, हार्टिज उठाएं, आज के दिन के अंदर हिजबुल्लाह ने 50 अटैक किए हैं, 300 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं, और वो उनके कैपिटल से लेके हैफा से लेके उनके स्ट्रेटेजिक एसेट सबको हिट। आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां गया? 2। आपने अपने आप को इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे कामयाब समझते हैं। अगर हिजबुल्लाह की लीडरशिप या हमास की लीडरशिप शहीद होती है तो ये सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन अगर इसराइली वजीर आजम के बेडरूम के ऊपर अटैक होता है तो ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि करने वाली एक मुजामती ऑर्गेनाइजेशन है, और इसराइल का वहां पे उनका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो मारा जाता है, और उसकी एहलिया बाहर निकल के कहती है नेतन्याहू की कि हम इसका इंतकाम लेंगे। तो वाज़ेह तौर पे एक्नॉलेजमेंट भी है और अपना सिक्योरिटी फेलियर को कबूल करना भी है। अगर उनके गोलानी ब्रिगेड के डाइनिंग हॉल के अंदर हिजबुल्लाह का मिसाइल घुस लोड कर सकता है और 100 कैजुअलिटी इन फ्यू सेकंड हो सकती है, और वहां पर उनका आर्मी चीफ भी मौजूद है और उनके अलार्म और उनके सायरन्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, तो मान लेना चाहिए कि इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर हिजबुल्लाह और हमास डोमिनेट करती हैं, और इसराइल डे टू डे एक्सपोज होता जा रहा है, और उसके जो सिंबल ऑफ उसकी मिलिट्री माइट थे वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और वो फेलियर का शिकार हो गए हैं। ये बड़ा वाज़ेह तौर पे है। लिहाजा वो अपने मीडिया हाइप के जरिए से और मैस किलिंग ऑफ द पीपल और पॉपुलेशन के जरिए से, या पॉलिसी ऑफ डिकैपिटेशन यानी शख्सियात टारगेट किलिंग करने के जरिए से, वो अपने कैथारसिस करता है, वो अपने फेलियर को हाइड करता है, कवर करता है। अदरवाइज इनकी कामयाबी तो ये थी कि जो उन्होंने क्लेम किए थे कि जनाब आपने हमास का खात्मा कर दिया, हमने जो है वो गजा टेक ओवर कर लिया, और हमने अपने होस्टेजेस को थ्रू मिलिट्री मीन ले लिया है, और हमने नॉर्थ के अपने लोगों को, सेटलर्स को वापस जो है वो बसा दिया है। सिचुएशन ये है कि कई लाख लोग रोजाना की बुनियाद पे बैंकर और शेल्टर्स में जाने पर मजबूर हैं। लोग जो है वो रिवर्स माइग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इकोनॉमिक इशू है, और प्रैक्टिकली आपको ये एक रिजल्ट भी देने की पोजीशन बनी है कि दिस इज व्हाट वी हैव गेन। तो ये प्रेशर और प्रॉब्लम सिर्फ इस वक्त इसराइल के लिए है और हिजबुल्लाह और दीगर मुजामती ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, क्योंकि वो लंबी जंग की आदी है और वो लंबी जंग लड़ेगी और वो प्रोलॉन्ग करेगी। लेकिन इसराइल इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि 1 साल और 1 महीने के बाद भी अगर उसके पास इतनी बड़ी मिलिट्री माइट के होते हुए सिर्फ मुजामती तंजीमों के मुकाबले में दिखाने के लिए कोई रिजल्ट नहीं हो, तो फिर सिवाय वो मैस किलिंग और मीडिया मैनेजमेंट के जरिए अपने आप को जो है रेलेवेंट बनाए, इसके अलावा उसके पास कोई अचीवमेंट टू शो नहीं है। थैंक यू वेरी मच नासिर शिराजी साहब आज के लिए, और मुझे मालूम है कि हम आइंदा भी मुस्तकबिल में आपसे जरूर इस्तेफादा करेंगे, क्योंकि अभी तक का सिनारियो डेवलप हुआ है उस पर अभी सिर्फ कमेंट नहीं हो रहा, पूरी दुनिया लिख भी रही है, बात भी कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मिडल ईस्ट की जो पूरी सिचुएशन है ये कैसे डेवलप होगी, और फिर जो हम बहुत अरसे से इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, GTV के थ्रू, अपने प्रोग्राम के थ्रू बात करते रहे हैं कि किस पोजीशन पर कहां से रिटेलिएशन होनी है। फिर सबसे अहम अमेरिका के जो हालिया अभी इंतखाबात 5 नवंबर को ही होने वाले हैं, इसके बाद सिचुएशन क्या बदलेगी, ये भी एक बहुत अहम तरीन सवाल है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।